हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अरशद अय्यूब आज आपके सामने दो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं। दो ऐसा चैप्टर जो एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनफैक्ट एनटीपीसी के लिए ही नहीं बल्कि और भी जो एग्जामिनेशन होता है जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया या बैंकिंग हो गया, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिक्स करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो तैयार हो जाइए और बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर जाने तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन अभी क्या करना है, अभी जिस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन होता है। बेसिक की बात करें तो बेसिक हम सभी को पता है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन अगर 1000 रुपया है, रेट कितना है 10% है और टाइम 3 ईयर का है, तो क्या आप सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं? अगर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है तो क्या आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते हैं? लेकिन फ्रेंड, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का तो चैप्टर है, लेकिन इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी, पहले अक्सर पूछ दिया जाता था, लेकिन अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी घुमा हुआ रहता है। इनफैक्ट दोनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आप सभी को पता है कि मूलधन, समय और दर यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला आप सभी को याद होगा या याद नहीं भी होगा। कई मरतबा ऐसा हुआ होगा, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम याद तो करते हैं लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। अक्सर याद करते हैं और अक्सर भूल जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को दूर, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हमें फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। हमें फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन से, यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है कितना 10% और टाइम दिया गया है 3 ईयर, इसके आधार पे आपको दो चीज फाइंड करना है। वो क्या है आपका कि एसआई फाइंड करना है एंड सीआई फाइंड करना है। ये दोनों फाइंड करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बिना फॉर्मूले के कैसे फाइंड किया जा सकता है? सिंपल इंटरेस्ट तो कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम होता है। यकीन मानिए अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही फॉर्मूला आप भूलेंगे, क्योंकि फॉर्मूला से मैं बनाऊंगा ही नहीं। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए और जिस टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, उसके लिए पहले जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं उसके लिए ये साधारण सा क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए फ्रेंड, यहां पे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि प्रिंसिपल है 1000 और रेट है 10% पर एनम यानी वार्षिक, और टाइम है आपका 3 ईयर का, 3 ईयर का समय है। तो अगर हम 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए, तो बदले में हमें कितना साधारण ब्याज मिलेगा या चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? ये दो टाइप का ब्याज होता है। तो ये साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो फ्रेंड, इसके लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि साधारण ब्याज जो होता है, जैसे अगर बोल दिया गया कि रेट 10% एनुअली है यानी कि आपका पर एनम है या फिर वार्षिक है, इसका मतलब ये हर साल 10% आपको देना होगा। किस पे? तो प्रिंसिपल पे, जो पैसे का लेन देन हुआ है उस पे 10% हर साल लगेगा। हर साल कितना परसेंट लगेगा? 10% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में भी हर साल 10% ही लगेगा, हर साल 10% ही लगेगा, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं। सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं, प्रिंसिपल के अलावा जो पिछले साल ब्याज हम चुका चुके हैं, जो पिछले साल ब्याज मेरा लग चुका है, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना होगा 10%। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो ये इस टाइप का क्वेश्चन एकदम इजी हो जाता है। कैसे इजी होता है, आइए उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, प्रिंसिपल 1000 है और जो रेट लगना है हर साल वो कितना परसेंट लगेगा? 10% लगेगा।
10% लगेगा, तो 10% हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल का 10% कितना होगा, तो यानी कि 1000 का 10% जब हम निकालते हैं तो कितना होता है, तो 1000 का 10% आप निकाल के देखिएगा तो पता चला कि 1000 का 10% कितना आएगा, 100 रुपया आएगा। 1000 का 10% कितना आएगा, 100 रुपया आएगा। जब 100 रुपया ब्याज लग रहा है तो ये 100 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ कि सालाना 100 रुपया लग रहा है, हर साल 100 रुपये लगेगा। क्लियर है ना, साधारण ब्याज में हर साल 100 रुपया लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर एक साल की बात करें तो 100 रुपया ही, इसमें भी 100 रुपया ही लगेगा। देखिए एक साल की अगर बात करते हैं तो साधारण ब्याज में भी 100 रुपया लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में भी 100 रुपया लगेगा। लेकिन अगर 2 साल की बात करें, अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल की बात करने में क्या हो जाएगा, दूसरे साल की बात करते हैं तो दूसरा साल भी, चूंकि प्रिंसिपल पे तो हर साल, प्रिंसिपल पे हर साल आपको 10% देना होगा, तो यानी कि ये 1000 का 10% कितना होगा, ये 100 रुपया, तो 100 रुपया तो हर साल आपका लगेगा, और हर साल सिर्फ अगर 100 रुपया पे ही लगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, हर साल सिर्फ 1000 रुपया पे ही 10% लगे तो ये जो 100 रुपया है यानी टोटल 200 रुपया, वो क्या कहलाएगा आपका, साधारण ब्याज कहलाएगा। लेकिन जैसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि पिछले साल जो ब्याज लग चुका है उसके ऊपर भी 10% देना होगा, यानी इस 100 रुपया का भी 10% आपको देना होगा। तो 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, तो अब 100 का 10% निकालेंगे। 100 का 10% आपके फेयर के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे, बाकी लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है। 100 का अगर 10% निकालते हैं तो कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा ना, तो यानी कि इस 100 का 10% यानी 10 रुपया और देना होगा। तो अगर 2 साल का चक्रवृद्धि की बात, ब्याज की बात करें यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, तो 100 प्लस 100 एंड प्लस 10 कितना, 210। 210 क्या कहलाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। और सिर्फ प्रिंसिपल पे जो आपका ब्याज लगा है यानी 100 रुपया 100 रुपया यानी टोटल कितना, 200 रुपया, तो 200 रुपया क्या कहलाएगा आपका, साधारण ब्याज कहलाएगा। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो तीसरा साल फिर से 1000 पे ब्याज लगेगा, फिर से 1000 पे ब्याज लगेगा यानी 100 रुपया फिर लगेगा, 100 रुपया फिर लगेगा। उसके बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पिछले साल में, मतलब पिछले गत वर्षों में जितना भी ब्याज लग चुका है उन सब के ऊपर फिर से ब्याज देना होगा, यानी कि ये जितना भी आपका लगा है, 210 रुपया लगा है ना पिछले साल में, यानी 2 साल तक, पिछले 2 साल तक 210 रुपया ब्याज लग चुका है, तो इस 210 रुपया का भी 10% देना होगा। 210 रुपया का भी 10% देना होगा, यानी 210 का 10% की अगर मैं बात करूं, 210 का 10% की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये 21 रुपया हो जाएगा, यानी 21 रुपया और लगेगा। तो ये सब को जोड़ देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन फ्रेंड जिस तरह का यहाँ पे आपका वैल्यूज दिया गया है 1000, 10%, ये इतना साधारण वैल्यू नहीं रहेगा। ये तो आपको एकदम आराम से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 10% बिना कैलकुलेशन के ही निकल रहा है। 1000 का 10% 100 रुपया, लेकिन इतना इजी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो बार बार इस तरह से निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है कि अब पूरे का 10%, चौथे साल अगर 4 साल का पूछ दिया तो 4 साल का 100 रुपया प्लस 331 रुपया का फिर से 10% निकालना होगा। तो आपका इसमें क्या होगा कि काफ़ी डिफिकल्टी काफ़ी बढ़ते जाएगा। तो इसके लिए आपका बेस्ट क्या रहेगा कि आप यहाँ पे स्टेप जब भी ध्यान में रखें कि अगर 2 साल का कैलकुलेशन करना है तो दूसरे साल में 2 स्टेप रखेंगे, 3 साल का अगर कैलकुलेशन करना है तो तीसरे साल में 3 स्टेप में इसको बनाएंगे। अगर 4 साल का कैलकुलेशन, चक्रवृद्धि ब्याज में 4 साल नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर 4 साल का भी कैलकुलेशन आपसे पूछ दे तो चौथे साल में 4 स्टेप रखेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि एक कॉन्सेप्ट इसमें और है कि अगर आपको पता है कि मान लीजिए कि 500 का 10% निकालना है, 500 का 10% निकालना है, कितना होगा, 50 होगा। अब अगर 1000 का 10% निकालना है, 1000 का 10% निकालना है तो इसका आंसर क्या होगा, तो 100 होगा। अगर 1500 का 10% निकालना है, 1500 का 10% निकालना है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 150 होगा। अब डायरेक्ट इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब वो ध्यान में दे आप, वो ध्यान दे आप लोग। देखिए 500 का 10% 50 रुपया, 1000 का 10% अब निकालना है। अगर 500 का 10% 50 रुपया है तो 500 को और 1000 को कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये 500 से 1000 कितना गुना है, 2 गुना है। तो आंसर भी कितना गुना हो गया, 50 का जस्ट डबल कितना होगा, 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर मैं 1500 की बात करूं तो 500 का 500 से कंपैरिजन किया गया तो ये ट्रिपल है, यानी कि 3 गुना है।
500 से ये 1500 3 गुना है, तो आंसर भी कितना गुना होगा? 3 गुना होगा, यानी 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 150 होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाते हैं तो सॉल्यूशन काफी इजी हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है हमने, तीसरे साल की बात करते हैं। तो तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो देखिए डिफिकल्ट भी अगर रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप इजी वे में बना सकते हैं। यहां पे जो वैल्यू आएगा, देखिए इसको 2 स्टेप में हम लोग लिखेंगे। देखिए 100 रुपया तो आपका लगेगा ही, प्लस पिछले साल जो ब्याज लग चुका है ना, पिछले साल में जो ब्याज लग चुका है उसके ऊपर भी ब्याज देना है। तो अब मेरी मर्जी है कि हम एक साथ इसको कैलकुलेट कर दें 10%, इसका 210 का एक बार में हम 10% निकाल दें या अलग अलग करके निकालें। तो अलग अलग करके निकालने में फायदा है। ये जो इधर वाला आइटम है यानी 100 और 100, इसका अगर 10% निकालते हैं, इसका यानी 200 का 10% हम निकाल के अलग से लिखेंगे और 10 का 10% निकाल के अलग से लिखेंगे। फायदा इससे क्या होगा? देखिए इसका 10% अगर 10 आया या कुछ भी आता, आपका कुछ और भी क्वेश्चन रहता, तो उतना परसेंट जो यहां पे वैल्यू आएगा, तो ये वाला और ये वाला आइटम क्या है? बराबर है। तो अब ये दोनों का 10%, तो ये दोनों मिला के 200 हो रहा है, 100 का कितना होगा? 2 गुना होगा। तो यहां पे हमेशा इसका डबल राशि आएगा, यानी यहां कितना हो जाएगा? 20 होगा। हमेशा 10 का डबल राशि आएगा। अब सिर्फ आपको 10 का 10% निकालना है, तो 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1 होगा। 4 साल का पूछा नहीं जाता सॉरी 4 साल का पूछा नहीं जाता है। अगर आपसे पूछ दे तो 4 साल के लिए फिर से 100 लगेगा। अब इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा स्टेप से करने से। ये 300 का 10% निकाल के हम यहां लिख देंगे। 300 का 10%, तो हम 100 से कंपैरिजन किए तो 100 से अब कितना गुना हो रहा है? 3 गुना बढ़ रहा है ना, 3 गुना हो जा रहा है। तो यहां पे भी 10 का 3 गुना ही लिखना पड़ेगा। 10 का 3 गुना कितना होगा? तो 30 होगा। यहां पे हमेशा जो रेशियो बनेगा वो 1, 2 और 3 का रेशियो आपका हमेशा बनेगा, 1, 2 और 3 का। फिलहाल इसको मिटा देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। तो इसका तो हम 10% निकाल के लिख दिए यहां 30। अभी ये भी तो पिछले साल में ब्याज लग चुका है। अब 30 का 10% निकालना है, तो 30 का 10% कितना होगा? 10 का 10% अगर 1 है तो 30 का 10% यानी ट्रिपल का 10 से 30 कितना गुना बढ़ रहा है? 3 गुना। तो यहां पे भी 3 गुना बढ़ेगा, यानी यहां अगर 1 है तो यहां 3 होगा। देख लीजिए 30 का 10% निकाल के 3 ही आएगा। अब सिर्फ 1 का 10% निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.1 होगा। अब सबको आप ऐड कर दें। अगर 3 साल का आपसे पूछा जाता तो 3 साल का आंसर क्या हो जाता? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 330 और 31, 331 रुपया ये 3 साल का ब्याज है। और अगर 4 साल का ब्याज आपसे पूछा जा रहा है तो 431 रुपया तो इधर हो गया, और 464.1 आपका ये 4 साल का निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड। क्लियर है ना? एक छोटा सा जल्दी से इसको मैं रफ करके इसी में एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अभी मैं करवाऊंगा, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं, हम लोग इसी का एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ताकि इसको और एक तरीके से बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो और अच्छे से समझ में आएगा, अगर थोड़ा बहुत डाउट्स बच गया होगा तो। और अगर और भी डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिए। क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं हम लोग इसी का। तो फ्रेंड अब दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन सेम है आपका, 1000 प्रिंसिपल है, रेट है 10% पर एनम यानी वार्षिक, और टाइम है 3 ईयर का। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाएगा? देखिए साधारण ब्याज में तो एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि हर साल ब्याज बराबर लगता है, और यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 10% साल में लगता है। ये क्या है? वार्षिक दर है ना, साल में 10% लगता है। तो साल में अगर 10% लगता है तो 2 साल में कितना लगेगा? 20%। 3 साल में कितना लगेगा? 30%। हर साल 10% के दर से अगर लग रहा है तो 3 साल में कितना लगेगा? 30% यानी 30% ही तो लगेगा। किस पे 30% लगेगा? तो प्रिंसिपल पे जो लेन देन हुआ है उसी का ना 30% ब्याज लगेगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो आपका आराम से निकल गया यहाँ पे। अगर सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूँ, एसआई की मैं बात करूँ, तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा? तो 1000 का आपको क्या करना है? डायरेक्ट 30% निकाल देना है। तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा? तो पता चला कि आपका 300 आंसर हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या?
बिल्कुल क्यों नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह से हमें यह पता चल गया कि 3 साल में टोटल 30% यानी 30% ब्याज लगेगा, तो 30% का वैल्यू हम निकाल दिए तो आंसर आ गया। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि इस 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना परसेंट लगेगा, तो क्या उतना परसेंट निकालने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा, जो टेबल से हम लोग बनाए थे उसी टेबल से बनाएंगे। देखिए, पहले साल में 10% लगेगा, पहले साल में 10% लगेगा। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में फिर से 10% लगेगा। लेकिन चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा क्या होता है, जो ब्याज लग चुका है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी जितना परसेंट लग चुका है उसका उतना परसेंट फिर से लगेगा, यानी 10 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10 का 10% आप निकाल के देखें कितना आएगा, तो 1 आएगा। क्लियर है? अब और देखते हैं, तीसरे साल की बात करते हैं। 3 साल का ना निकालना है, तो तीसरे साल फिर से 10% लगेगा। अब यहां पे आप सभी को पता है कि यहां चाहे जो भी हो जस्ट इसका डबल होता है, तो 1 का डबल क्या होगा, 2 होगा, और 1 का 10% सिर्फ निकालना बच जाएगा, क्योंकि ये 2 किसका वैल्यू है, तो ये जो पिछले साल 20% लगा है, तो 20 का 10% निकाले हैं, तो 20 का 10% तो 2 आ गया मेरा, ये हमेशा डबल आएगा। यहां 3 होता तो यहां 6 आता, यहां 9 होता है तो यहां 18 आता। क्लियर है ना? लेकिन अगर यहां पे मैं बात करूं कि ये भी तो 1% पिछले साल और भी तो लगा है, तो इस 1 का भी हमें कितना परसेंट निकालना होगा, 1 का भी 10% निकालना होगा। तो 1 का 10% कितना हो जाएगा, 1 का 10% 0.1 होगा, यानी 0.1 होगा। अब आप देख लीजिए कि टोटल कितना ब्याज लगा है, टोटल कितना परसेंट लगा है, तो 30% तो लगा ही था, 30% साधारण ब्याज तो लगा ही था। अगर 30% निकाल दिए तो साधारण ब्याज निकल गया। चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा कितना परसेंट लगा, तो +3% और प्लस 0.1% और, यानी टोटल कितना लग गया, 33.1% टोटल लगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्यों ना डायरेक्ट हम 1000 का 33.1% निकाल दें। तो आइए निकाल देते हैं, 1000 का 33.1% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा ना, 1000 से 1000 कट गया, टोटल कितना हो गया, 331 रुपया। क्लियर है? देखिए, जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट राशि को लगाइए, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन जो मैं आगे बताने वाला हूं उस कॉन्सेप्ट के उस क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी था, और उस कॉन्सेप्ट को और इजी करने के लिए आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि मेरा फॉर्मूला में मेरा परसेंटेज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, कि वो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको माइंड में रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका माइंड है तो आगे जब हमसे पढ़ेंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा आपका उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और ये 4-5 चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट से ही क्लियर करता हूं। सॉल्यूशन में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर्स का अगर परसेंटेज वैल्यू या रेशियो वैल्यू आपको पता है, तो उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी के नीचे लिखते हैं, या उसके रेशियो वैल्यू को उसी के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है या जो रेशियो वैल्यू हमें निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मेट अगर मैं बनाऊंगा तो आप सभी को पता होगा कि हाँ, ये इसी तरह से तो आप लोग बनाते हो, लेकिन ये डेफिनेशन मैंने इसलिए आपको कहा कि जब ये डेफिनेशन डिफिकल्ट क्वेश्चन में हम लगाएंगे तब देख आप लोग भी शॉक रहेंगे कि ये क्या हो रहा है। इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट है आपका, अगर उसको आप यूज करना सीख ले तो। जैसे यहां पे अगर वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो देखिए, जिस पे भी कैलकुलेशन होता है, जो मेरा बेस होता है ना, वो बेस हमेशा 100% होता है। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन देते थे तो 500 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, तो जो भी आपका परसेंटेज कैलकुलेट होता है ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट का, तो क्या होता है, किस पे कैलकुलेट होता है, टोटल मार्क्स पे। तो टोटल मार्क्स जो 500 है वो हमेशा कितना परसेंट कहलाता है, 100% कहलाता है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो जो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट किया जाता है, लाभ या हानि देखा जाता है, वो किससे कंपैरिजन किया जाता है, अपना इन्वेस्टमेंट से, यानी कि क्रय मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस से। ठीक उसी तरह से प्रिंसिपल में सीआई और एसआई में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है उसी को बेस माना जाता है, यानी 100% माना जाता है। तो अभी हमने कहा था डेफिनेशन में क्या, कि किसी भी संख्या का, ये 1000 रुपया है,
किसी भी संख्या का अगर परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको उसी के नीचे लिखते हैं। तो ये 1000 कितना परसेंट है, चूंकि ये टोटल परसेंट है तो ये 100% है, तो इसके परसेंटेज वैल्यू को इसी के नीचे लिखेंगे और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें अगर 30% सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 30% निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 33.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो फाइंड करना है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ फॉर्मेट आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब हम लोग आगे क्वेश्चन जो बनाने वाले हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि यही कॉन्सेप्ट आपका कितना काम आएगा। सिर्फ इतना, कोई भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको उसी के नीचे लिखेंगे, जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में आते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो जिसमें ये मेथड ना लग करके डायरेक्ट मेथड लगेगा, जो डिफरेंस पूछा जाता है। और अगर जब वो क्वेश्चन पे भी कमांड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग देखते हैं आज का वो क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपका फ्रेंड, तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल दिया गया है ना, प्रिंसिपल दिया गया है कितना 15,000 रुपया है और रेट दिया गया है 8% और टाइम दिया गया है 3 साल। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको ज्ञात करना है। कैसे अंतर ज्ञात करेंगे, देखिए कितना आराम से ये क्वेश्चन बनने वाला है। आमतौर पे जब हमें इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, पहले साधारण ब्याज निकालते थे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे। एक तो फॉर्मूला से निकालना ही टफ है, साधारण ब्याज टफ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना टफ है। तो पहले साधारण ब्याज निकालते थे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे और उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालने के लिए दोनों के आंसर को, दोनों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या करते थे, आपस में घटा देते थे। यही करते थे ना। उतना लंबा चौड़ा उतना समय नहीं है आपके पास। आप सही हैं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कंपटीशन का नाम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये कंपटीशन नहीं है। विद इन गिवन टाइम अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये कंपटीशन है आपका। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, कितना इजी वे में ये बनने वाला है। 15,000 का 8%। देखिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी परसेंट आपको निकालना हो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे CI और SI में। चाहे यहाँ पे 15,000 की जगह पे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना होता, मान लीजिए सिर्फ 15 होता तो हम क्या करते, काटने के चक्कर में नहीं रहते कि 15 नीचे 15 गुना 8 बटे, अगर 15 का 8% निकालना रहता तो 15 गुना 8 बटे 100 करते, उसके बाद पहले काट के छोटा करते। नहीं, 15 और 8 को गुना कीजिए, जो आएगा उसको 100 से डिवाइड कीजिए। 100 से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, सिर्फ 2 अंक के बाद 2 अंक के पहले आपको पॉइंट बैठा देना है, यही करना है ना। तो आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे तो 0 वाला टर्म है तो 100 से तो 2 0 आपका कट जाएगा। 100 से नीचे 100 में आएगा तो 2 0 कट जाएगा। सिर्फ 150 को गुना करना है 8 से तो आपका 15,000 का 8% मिल जाएगा। तो 15 को 8 से गुना करेंगे तो 15 8 कितना होता है आपका 120, और चूंकि यहाँ 15 नहीं 150 से गुना करना, मल्टीप्लाई करना था, यानी एक साल का ब्याज कितना पता चल गया, ये 1200 रुपया पता चल गया। दूसरे साल की बात करें, 3 साल का पूछा गया है। आमतौर पे डिफरेंस का क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 साल नहीं 2 ही साल का आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है डिफरेंस 3 साल का पूछ दे, लेकिन और डिफिकल्ट में जाएंगे तो वो 2 साल का ही पूछा जाता है। तो आइए देखिए, पहले साल तो 1200 रुपया लगेगा, दूसरे साल की बात करते हैं तो फिर से 1200 लगेगा। लेकिन चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों चाहिए तो ये तो आपका साधारण ब्याज हो गया ना, चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा क्या लगेगा, तो 1200 का भी 8%, तो 1200 का 8% लगेगा तो 2 0 तो कट जाएगा, सिर्फ 12 गुना 8 बचेगा तो 12 ठीक कितना हो जाएगा 96 होगा। अगेन देखते हैं, तीसरे साल की बात करते हैं, तीसरे साल फिर से 1200 लगेगा। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो पीछे वाले पीछे जितना भी ब्याज लग चुका है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो 1200 का अगर हम 8% निकाले तो 96 आया। अब 12 दूना 1200 करके 2 बार 96 लगेगा, है ना। 12 दूना 24 का अगर हमें 8% निकालना है तो इसका डबल आएगा ना, तो 96 का डबल कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 9 9 18 और 19 यानी 192 हो जाएगा आपका। अब सिर्फ आपको निकालना क्या है, अब यहाँ पे 96 का भी 8% निकालना होगा, पूरे का 8% निकालना है ना, जो पीछे ब्याज लग चुका है। तो इसका तो आपने 8% निकाल लिया, इसका 8% कौन निकालेगा, आइए मैं निकालता हूं। तो 96 का 8% की बात करें तो 96 का अगर 8% निकालना है तो आपको क्या करना है, काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें।
डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो ये आपका 776 आएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, 100 से डिवाइड भी करना है। आइए 100 से डिवाइड कर देते हैं, 2 अंक के पहले पॉइंट बैठा देते हैं। क्लियर हो गया ना, हुआ कि नहीं? तो आइए देखिए, अब यहां पे अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एसआई और सीआई में डिफरेंस निकालना है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम जोड़ करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, फिर ये वाला जोड़ेंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा और उसके बाद दोनों को घटाएंगे। इतना भी समय नहीं है आपके पास। तो अब क्या करेंगे, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो अंतर यानी डिफरेंस किसको कहते हैं? देखिए, ये 1200 साधारण ब्याज में भी लगा है, 1200 चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगा है। चक्रवृद्धि ब्याज में लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी लगा है। तो जो एक्स्ट्रा है वही तो डिफरेंस है आपका, जो एक्स्ट्रा है वही तो डिफरेंस है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा क्या लगा है, तो ये वाला टर्म आपका एक्स्ट्रा लगा है। बाकी ये तो कॉमन है, साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ये एक्स्ट्रा लगा है, यानी डिफरेंस। इसको जब आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यानी डिफरेंस आ जाएगा। तो आइए ऐड करते हैं फ्रेंड। यहां पर तो 68 आपका रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहां जब इसको हम ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 और 7 15 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 19 होगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 295.68 आपका आंसर आएगा। क्लियर है ना? तो देखिए, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में लगेगा। अभी और डिफिकल्ट क्वेश्चन, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा उतना इजी वे में बनेगा फ्रेंड। आइए देखते हैं अगला। ये आज का जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, क्या कह रहा है आपका, किस तरह से वो आपका वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा यही क्वेश्चन, कि आपका रेट दिया हुआ रहेगा पर एनम का, यानी 6% पर एनम मैंने ले लिया है। उसके बाद टाइम 2 साल का दिया हुआ है यहाँ पे, और आपका इंफॉर्मेशन में और क्या दिया रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 1483 आपका 0.2 आपका ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन दे करके आपसे जो आस्किंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपसे प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए बोल दिया जाएगा कि बताइए मूलधन क्या होगा। इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद आप इमेजिन कीजिए कि प्रिंसिपल अगर निकालना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। उसके बाद कभी कभी प्रिंसिपल नहीं देगा, आपसे सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया जाएगा। अब तो और डिफिकल्ट हो गया। चलिए, ये दोनों भी नहीं रहेगा, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन रहेगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। तो ये तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और इन सब के लिए आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि पहले प्रिंसिपल तो पता हो, तो ये दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आप प्रिंसिपल फाइंड करने लग जाएंगे। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, यकीन मानिए बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बनने वाला है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 6% हर साल लग रहा है, यहाँ पे 6% अगर हर साल लग रहा है तो यानी कि पहले साल 6% लगा होगा। हमें क्या करना है, देखिए फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, जो वैल्यू दिया रहता है उसके परसेंटेज वैल्यू का पता लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर इसका परसेंटेज वैल्यू हमें पता चल जाए तो इसके परसेंटेज वैल्यू को इसी के नीचे लिख देंगे डिवाइड में। तो पहले साल ये आपका सीआई है, तो सीआई का टोटल सीआई 2 साल का सीआई है ना, तो टोटल 2 साल में कितना परसेंट लगा पहले हम ये देख लेते हैं। तो पहले साल में कितना लगा, 6%, दूसरे साल में फिर से 6% लगा होगा, लेकिन चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये जो 6 लगा हुआ है पिछले साल में उसका भी 6% लगेगा। तो 6 का 6% निकालेंगे तो 6 6 जा कितना होता है 36, और यहाँ पे आपका क्या बैठ जाएगा, पॉइंट बैठ जाएगा। 6 का 6% निकालेंगे तो 6 को 6 से गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे ना, 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 36 में 2 डिजिट के पहले पॉइंट बैठ जाएगा। यानी देखा जाए तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल कितना परसेंट लगेगा, तो 12.36% लगेगा टोटल। और 2 साल में कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो 1483.2 रुपया मिला। अब इस आधार पे आपको पता चल गया कि ये जो 1483 है 1483.2 है, इसका परसेंटेज वैल्यू हमें पता चल गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू अगर पता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसी के नीचे लिखते हैं, उसी के नीचे लिखते हैं। और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल होता कितना परसेंट है,
क्योंकि प्रिंसिपल को ही बेस माना जाता है और बेस हमेशा कितना परसेंट होता है 100%। यानी अभी आपको किसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए, तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। आइए इसको काटते हैं हम लोग। ये 0 इसलिए बैठा दिए ताकि पॉइंट के बाद इधर भी 2 अंक और इधर भी 2 अंक, तो अब पॉइंट से पॉइंट को मैं क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए काटते हैं। 12 से एक बार में और 3 बार में, फिर इसको अगर 12 से काटते हैं 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में और 7 टाइम्स में, ये 0 हो गया। क्लियर है, ये आपका कट गया। अब देखिए क्या अभी भी कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। देखिए 103 से अगर मैं काटता हूं तो एक बार में आपका 103 20 बच गया, और उसके बाद सॉरी यहाँ 6 होगा, 12 6 या 72 होता है ना, हाँ अभी सही है। तो ये हो गया आपका, इधर बच गया कितना 100 यानी 206, हाँ 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 120 बार में आपका चला गया। तो अगर आप 120 को 100 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 120 को अगर 100 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 12,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया ये 12,000 आपका। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो जब प्रिंसिपल पता चल गया, दर भी पता है, रेट भी पता है और टाइम भी पता है, तो 12,000 गुना 6 गुना 2/100 यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो क्या आप साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं? अगर साधारण ब्याज निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100, यही तो फॉर्मूला होता है। लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम बिना प्रिंसिपल निकाले हुए इसको बना सकते हैं क्या? अगर बिना प्रिंसिपल निकाले हुए अगर इसको बनाना है तो, और बना सकते हैं अगर, तो क्या मेरा टाइम नहीं बचेगा? बिल्कुल टाइम बचेगा फ्रेंड। तो यहां पे हमें प्रिंसिपल, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बिना प्रिंसिपल के सिंपल इंटरेस्ट निकालना यह बड़ी बात है आपका। तो अब आइए कि बिना प्रिंसिपल के अगर यहां पे हमसे पूछ दिया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, प्रिंसिपल नहीं निकालने के लिए बोलेगा, तो मेरे तो दिमाग में रहेगा कि पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। नहीं, पहले प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए यहां पे मैंने कहा था कि कोई भी नंबर्स का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको कहां लिखते हैं, उसी के नीचे लिखते हैं। तो यहां पे 1483.2 का परसेंटेज वैल्यू हमें पता चल चुका है, इसलिए उसको उसी के नीचे लिख दिए। और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे तो प्रिंसिपल निकालना है नहीं, इसलिए 100 से अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए ये काटने के बाद आपका 120 आ चुका है ना, यानी इसको मैंने, ये फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व कर दिया है। सिर्फ मल्टीप्लाई का केस देखना है। अगर यहां पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो डायरेक्ट बिना प्रिंसिपल निकाले हुए अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे हमने यहां पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें 100% का वैल्यू चाहिए था। जिस भी परसेंट का वैल्यू चाहिए होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे तो 100% का वैल्यू नहीं चाहिए, यहां पे कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए, तो यहां पे हर साल पर एनम 6% आपका रेट लग रहा है। तो टोटल 2 साल में कितना लगेगा, तो 6 और 6 12%। साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है ना। देखिए ये आपका साधारण ब्याज है, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, अंतर है। ये वाला पार्ट अगर अंतर है तो 6 और 6 12% का ही सिर्फ वैल्यू चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट मींस क्या कि सिर्फ 12% का वैल्यू चाहिए। तो इस बार 100 से मल्टीप्लाई ना करके कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए 120 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तो कितना आ जाएगा आपका एसआई क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर होता है और एक 0 बैठ जाएगा, यानी कि 1440 आपका क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। हुआ, बिना प्रिंसिपल निकाले हुए बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि अब क्या निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। तो जब एसआई ही पता चल गया और सीआई पहले से पता है तो डिफरेंस निकालने में क्या प्रॉब्लम है। ये आपका क्या है 1483.2, ये क्या है आपका, ये आपका है सीआई। एसआई कितना आ गया, तो 1440, ये एसआई आ गया। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो लेस कर देते हैं ना दोनों को, तो 2 यहां 3 आ गया, यहां 4 आ गया, यानी 43.2 आपका क्या निकल गया, तो डिफरेंस निकल गया। यानी सीआई आपका पता चल गया कितना, सीआई पता चल गया कि 43.2
2 आपका CI हो गया। लेकिन फ्रेंड हमें डायरेक्ट निकालना है CI, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, डायरेक्ट फाइंड करना है। हमें यहाँ पे SI का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ का प्रिंसिपल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें, मेरे पास उतना समय नहीं है। तो क्या जैसे डायरेक्ट हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, वैसे डायरेक्ट हम क्या मैं डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फाइंड कर सकता हूँ? तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो देखिए 1483.2 का परसेंटेज वैल्यू तो 12.36 था, इसलिए ये यहाँ लिख देंगे। अब यहां पे अगर डिफरेंस निकालना है तो यहां पे 12 से भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? तो यहां पे सिर्फ हमें डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस का परसेंटेज वैल्यू क्या है? देखिए ये सब परसेंटेज ही वैल्यू है ना, तो ये 12% तो सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ये 12% साधारण ब्याज में भी लग रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी लग रहा है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा क्या लग रहा है? तो मैंने कहा था ना कि इधर वाला पार्ट क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी 0.36% एक्स्ट्रा लग रहा है। तो डिफरेंस का परसेंटेज वैल्यू क्या है? तो डिफरेंस का परसेंटेज वैल्यू है 0.36, यानी इस बार जो मल्टीप्लाई करेंगे वो सिर्फ 0.36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मेरा आंसर आएगा। देखिए 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक पॉइंट तो यहां से खत्म हो गया, अब पॉइंट यहां पे आपका आ गया है, तो 72 और 36 और 7 43 पॉइंट अब यहां पे आ जाएगा। देखिए यानी 120 को 0.36 से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्ट ये आंसर आ गया ना। तो जब डायरेक्ट ये आ सकता है तो ये वाला स्टेप मैं क्यों बढ़ाऊं? और यही स्टेप नहीं, बाकी तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा ना, ये एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा निकालने से आप बच जाएंगे। तो इसीलिए बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी परसेंटेज, कोई भी अगर वैल्यू दिया है, अगर उसका परसेंटेज वैल्यू आप पता कर सकते हैं तो उसके परसेंटेज वैल्यू को उसी के नीचे लिखेंगे। अगर उसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, उसका परसेंटेज वैल्यू मान लीजिए जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है उसका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? हो गया सिंपल। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इतना आसानी से एग्जामिनेशन में विद इन सेकंड बना सकते हैं फ्रेंड। सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए ये जो वैल्यू दिया गया है, ये जो वैल्यू दिया गया है ये CI नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है ना क्वेश्चन कि रेट और टाइम दे दिया गया है लेकिन CI नहीं दिया गया है, CI के जगह पे SI का वैल्यू दे दिया गया है। अगर SI का वैल्यू दिया है दैट मींस 12% का वैल्यू दिया है, तो इस बार इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 12 को लिखेंगे। अगर ये SI दिया गया है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? नीचे सिर्फ और सिर्फ 12 लिखेंगे। हो गया ये भी आसान। अगर मान लीजिए कि यहां ये SI भी नहीं दिया है, CI भी नहीं दिया है, यहां पे डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दिया है, ये जो वैल्यू है अगर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI होता, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया रहेगा और बाकी ये दोनों इंफॉर्मेशन रहेगा, इसके आधार पे आपको फाइंड करना है। तो यही 1483.2 के नीचे आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंस का परसेंटेज वैल्यू, यानी 0.36% को नीचे लिखेंगे और जो फाइंड करना है परसेंटेज वैल्यू वो उसको गुना करेंगे। प्रिंसिपल फाइंड करना है 100 से गुना करेंगे, साधारण ब्याज गुना करना है तो साधारण ब्याज निकालना है तो 12 से गुना करेंगे, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 12.36 से गुना करेंगे, है ना, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्सअप क्वेश्चन है। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज में और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है लेकिन इतने कम समय में थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है। अगर फिर से समय मिला तो आपको एक क्लास अगर और मिल जाए, एक क्लास अगर और आधे घंटे के लिए अगर मैं टाइम निकाल लेता हूं एक क्लास और लेने के लिए, तो आपका ये 100% एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने जा रहा है। वैसे इतना भी काफ़ी है, अगर इतना भी आप पढ़ करके जाते हैं तो आपका डेफिनेटली बनेगा, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग बुक को उठाएं, कोई सा भी बुक हो, बुक को लेने के बाद अब आप लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, स्पेशली CI का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाला है। कुछ कॉन्सेप्ट बच गया जैसे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, इसका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट है कि अगर SI का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पे अगर SI का वैल्यू दिया रहता है तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत वो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। तो हल्का फुल्का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो भी कभी टाइम मिला तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।